ठीक है। तो देखिए फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया था, क्या लिखे थे हम लोग डेफिनेशन फ्रिक्शन का? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्यों लगता है? तो सरफेस जो हम लोग को स्मूथ भी दिख रहा है वो ऐसा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। तो ये जो येलो कलर वाला है ना ब्लॉक, ये भी तो रफ है ना ऐसे, तो इसके ऊपर फंस गया है, इसमें पिक्स एंड वैलीज बने हुए हैं इसमें, तो ये आपस में इंटरलॉकिंग हो गया है इनका। एम मास का ये है, इसको आगे कोई खींचेगा तो ये वाइट वाला जो सरफेस है वो ये येलो वाले को आगे बढ़ने नहीं देगा, इसको ऑब्स्टेकल यहाँ पे फेस करना पड़ेगा वाइट वाले का। तो इसलिए आगे चलने में जो दिक्कत होगा इसको, ये वाइट वाला नहीं चलने दे रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग की फ्रिक्शन लग रहा है। ये फ्रिक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ज़ीरो से लेकर और म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन तक ये अपना वैल्यू एडजस्ट करता है। जैसे अगर मैं ये फोर्स लगाऊं ही नहीं, जिसको मैं बोल रहा हूँ एफ अप्लाइड, ये फोर्स मैं लगाया ही नहीं, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? ये अपोज तो वाइट वाला तब करेगा ना, ये येलो वाले को वाइट वाला कब अपोज करेगा? ये सरफेस जब आगे जाने की कोशिश करेगा, ये जब चुपचाप है तो ये क्यों इस पर फोर्स लगाएगा? तो व्हेन अप्लाइड फोर्स, मैं इधर एफ अप्लाइड लिख रहा हूँ और इधर फ्रिक्शन की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो जब आपका अप्लाइड फोर्स ज़ीरो होगा तो फ्रिक्शन भी ज़ीरो होगा। अप्लाइड फोर्स 1 आपने लगाया तो फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू बढ़ा के क्या कर लेगा? 1। अप्लाइड फोर्स आपने 2 लगाया तो फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू 2 कर लेगा, जाने नहीं देगा उसको। लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट है। कितनी लिमिट है? तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। म्यू यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये गिवन होगा न्यूमेरिकल में, ये रफ कितना रफ सरफेस है। और नॉर्मल रिएक्शन अगर फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसके mg के इक्वल ही है, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर यहाँ पे क्या है? mg, राइट। तो म्यू इंटू एन, अगर आपने म्यू इंटू एन के बराबर लगा दिया फोर्स तो फ्रिक्शन भी अपना म्यू इंटू एन कर लेगा वैल्यू। लेकिन अगर आप ग्रेटर देन, आपका फोर्स जो अप्लाइड था वो ग्रेटर देन म्यू एन जब हुआ तो ये अब नहीं लगा पाएगा उससे ज़्यादा, ये बोलेगा कि मेरा मैक्सिमम हो गया, काम ख़त्म। तो अब ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ता है? मिनिमम म्यू इंटू एन के बराबर, तब ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता है। अब नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होने लगता है। जैसे अभी फ्लैट सरफेस था तो नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल हो गया, लेकिन अगर इंक्लाइन सरफेस ऐसा हो गया, इंक्लाइन इस तरह का, और यहाँ एंगल कुछ थीटा बना हुआ है, तो आपको पता ही है कि mg लगता है नीचे की तरफ, ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ, तो इधर की तरफ आता है mg cos थीटा, ये थीटा एंगल है तो, और नॉर्मल रिएक्शन इधर आता है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस बार हो जाता है mg cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी जब मैं निकालने जाऊँगा कि कितना, ये जब स्लाइड करेगा तो कितना फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग जो यहाँ होगा उसके कारण कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो उसमें म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन में नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं लिखकर हम लोग लिखेंगे mg cos थीटा, mg cos थीटा, इतना लिखेंगे। क्लियर? न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का है। अभी जो कॉन्सेप्ट सीखे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। एक सरफेस है, इसका म्यू दिया हुआ है इन्होंने 0.2, म्यू का वैल्यू 0.2 है, और इस पे एक 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, और इस पे किसी ने फोर्स यहाँ से लगा दिया है 5 न्यूटन का। आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरे नंबर में बताना है कि इस ऑब्जेक्ट पे अभी कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, और दूसरा बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ये सरफेस रफ सरफेस है यहाँ। अभी इसका एक्सेलरेशन निकालने से पहले आपको यहाँ लिख कर रखना पड़ेगा कि ये रफ सरफेस कितना फ्रिक्शन दे सकता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की लिमिट क्या है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला में क्या बताया था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना दे सकता है, तो इसका वैल्यू है म्यू 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ mg के इक्वल है, तो 0.2 इंटू मास भी 10 और g भी 10, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 से गया, तो
तो ये कितना आ गया 10 इंटू 2 20 न्यूटन हो गया। कितना न्यूटन हो गया 20। यानी फ्रिक्शन इतना अपोज करने की एबिलिटी रखता है। आपने फोर्स कितना लगाया है 5, तो फ्रिक्शन जाने देगा क्या, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 लिखना पड़ेगा। क्यों 0 लिखना पड़ा, क्योंकि आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा है ही नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शन का वैल्यू 20 हो गया आपका अप्लाइड, तो फ्रिक्शन इसको उल्टा लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन ले नहीं जा सकता है, वो अपना वैल्यू एडजस्ट कर लेता है। आप जब अप्लाई किए 5 तो फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू एडजस्ट करके 5 कर लेगा। आप ये 20 तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप 15 करेंगे, ये अपना वैल्यू 15 कर लेगा। 20 करेंगे, 20 करेगा। 21 जब करने लगेंगे तब फ्रिक्शन बोलेगा कि अब चलना शुरू कर दो तुम, मैं अब उससे ज़्यादा अपोज नहीं कर पाऊँगा। तो इस केस में तो फ्रिक्शन आराम से रोक पा रहा है, तो इसलिए एक्सेलरेट होगा ही नहीं बॉडी ये, और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी अभी, तो अभी फ्रिक्शन की वैल्यू 20 नहीं लिख देना है। तो अभी फ्रिक्शन पूरा अपना फुल लग ही नहीं रहा है जितना उसकी एबिलिटी है। अभी तो बस एडजस्ट करके मेरा मुकाबला किया है वो। तो 5 मैं अप्लाई किया हूँ, तो अभी फ्रिक्शन इस पर 5 ही लग रहा है। अभी अगर कोई सरफेस पे आपने जो अप्लाई फोर्स है, ठीक है, फिर अगर इन एक अप्लाइड फोर्स कुछ टेढ़ा लगने लगे, अप्लाइड फोर्स किसी ने ऐसा कर दिया, ये ब्लॉक था ऐसे, और इसको कोई ऐसे टेढ़ा खींच रहा है ऐसे, तो ये फोर्स कुछ नंबर लेके करते हैं, इजी रहे। 20 न्यूटन किसी ने फोर्स लगाया जो कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे था। ब्लॉक का मास है 10 किलोग्राम और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। अभी इसमें पूछेगा बताइए कितना एक्सेलरेट करेगा, ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये सब क्वेश्चन है। तो हम इस फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे। पहले फोर्स का क्या करेंगे, रिजोल्यूशन। तो जो टेढ़ा फोर्स लग रहा था ना, उसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 20 cos 37, और दूसरा कंपोनेंट किधर लेना होता है, तो जो एक बार कंपोनेंट ले लिया मैंने उस पे परपेंडिकुलर, ये वाइट वाले लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं, ये इस पे परपेंडिकुलर नहीं, एक कंपोनेंट ये ले लिए हम, तो इसके ऊपर 90 डिग्री लेना है, और ऐसा 90 बनाना है, नीचे की तरफ 90 नहीं बना देना है, ऐसा 90 बनाना है कि बीच में ये फंसे उन दोनों के। तो इधर 20 cos 37 है, तो इधर होगा 20 sin 37। ये नहीं कि नीचे लिख दिए 20 sin, वो बीच में फंसा हुआ रहना चाहिए। इधर की तरफ तो mg लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg। 10 किलोग्राम का था और g हो गया 10, तो mg का वैल्यू क्या हो गया 100 न्यूटन हो गया। और इस पे क्या फोर्स है, इस फोर्स का मैं रिजोल्यूशन कर ही दिया। अब एक पीछे की तरफ इस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा जिसका वैल्यू होगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल एक और फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। वो कौन लगाता है, ये फ्लोर लगाता है। जो येलो कलर का फ्लोर है, इसको 10 kg दबाया हुआ है ना नीचे, राइट, तो 10 kg नीचे की तरफ उसको दबाया हुआ है, तो ये 10 kg को ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या इक्वेशन हुआ, ये दोनों इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि वर्टिकली इसको ऊपर भी नहीं जंप करना है और नीचे भी नहीं आना है। तो ऊपर वाले फोर्स को हम लिख देंगे 20 sin 37 डिग्री, ऊपर का फोर्स। नीचे वाले को क्या माइनस लिखते हैं। अच्छा, ऊपर एक और है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ mg है, तो नीचे वाले को माइनस लिख दिए। mg का वैल्यू क्या आया है 100। ये नेट फोर्स हो गया किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स है नहीं, एक नॉर्मल है और एक मेरे अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट आया है, और नीचे की तरफ mg है, 3 वर्टिकल में है। तो नॉर्मल इससे कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू नेट फोर्स बराबर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वर्टिकली चल नहीं रहा है। चलता तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, अभी चल ही नहीं रहा, तो नेट फोर्स बराबर 0। हॉरिजॉन्टली चल सकता है, वर्टिकली तो ये जंप नहीं कर रहा है ना, ऊपर उड़ नहीं रहा है ना एयर में, नीचे भी नहीं जा रहा है ज़मीन में, तो इसीलिए मैं टोटल वर्टिकल फोर्स 0 लिख दिया। तो इससे n का वैल्यू क्या आया, देखिए ये 100 इधर जाकर +100, और ये सब उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -20 sin 37। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 100 -20 sin 37 3/5, तो 12 माइनस हो गया, तो 100 में से 12 माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा 88। ठीक है, तो 88 न्यूटन इस पे नॉर्मल रिएक्शन आ गया। तो फ्रिक्शन कितना आएगा,
ये जो पीछे की तरफ अपोज करने के लिए तैयार है फ्रिक्शन, वो बोलेगा कि मैं म्यू इंटू एन अपोज करता हूँ, तो म्यू 0.2 और नॉर्मल 88 आया है। नॉर्मल क्या आया है? 88। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 2 6 और ये 7 और 1 पॉइंट लग जाए 17.6। इतना ये पीछे अपोज कर रहा है। और मैं जो अप्लाई किया हूँ ना, वो देखते हैं कि कितना इसको एक्सेलरेट करा सकता है, मेरा अप्लाइड फोर्स इसको कितना एक्सेलरेट करा सकता है। तो इसका ये कंपोनेंट सिर्फ आया है आगे बढ़ाने के लिए। तो 20 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। तो 5 से ये चला गया कितने 4, तो इसका वैल्यू 16 आया। कितना आया? 16। यानी इसको आगे ले जाने के लिए 16 न्यूटन फोर्स आया है। ये बोल रहा है कि मैं आगे लेकर चलूँगा तुमको, लेकिन फ्रिक्शन बोल रहा है कि मैं इतना अपोज कर सकता हूँ, तो उसको जाने ही नहीं देगा। फ्रिक्शन तो ज़्यादा एबिलिटी है ना रोकने की, तो रोक देगा। यानी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। और इस केस में पूछेगा कि फ्रिक्शन क्या हुआ, तो 17.6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो लिमिटिंग वैल्यू है। इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू 16 ही हो गया, क्योंकि ये एडजस्ट कर लेता है अपना वैल्यू, मैं अप्लाई करूँगा उतना कर लेता है। फिर एक है, अगर वर्टिकल वॉल ऐसा दिया, ऐसा वॉल है और इसमें आप एक ब्लॉक को रख दिए हैं, मान लेते हैं 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को आप ऐसे हाथ या फिंगर के हेल्प से ऐसे दबा के रखे हैं वॉल फिंगर से, ठीक। कितना फोर्स आप लगाए हैं, आपका फोर्स मैं लिख दे रहा हूँ, मान लेते हैं। ये पूछेगा कि कितने फोर्स से इसको दबाया जाए, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.4 दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वॉल का दिया है 0.4, और पूछेगा कितने फोर्स से इसको हम कंप्रेस करें, ऐसे दबाएं वॉल के अगेंस्ट कि ये गिरने से बच जाए, नीचे गिरने से बच जाए। तो इसको नीचे कौन गिरा रहा है? कौन गिरा रहा है इसको नीचे? mg इसको बोल रहा है नीचे आ जा तू, नीचे की तरफ mg इसको बुला रहा है नीचे की तरफ। ऐसे कितना बुलाता है अर्थ mg फोर्स से? 2 इंटू 10 20। इसको अर्थ गिराने की कोशिश कर रहा है कितने से? 20। इसको कौन बचा सकता है? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन बोलता है कि मैं तभी लगूंगा जब हमको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ म्यू का वैल्यू है 0.4, और इस बार नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है? ये वॉल के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा होता है नॉर्मल रिएक्शन, इस वॉल पे 90 डिग्री। तो वॉल पे इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बॉल मूव कर रहा है क्या? नहीं। ये 2 kg का ब्लॉक वॉल के अंदर भी नहीं घुस रहा है और वॉल से बाहर भी जंप करके नहीं जा रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। तो हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल रिएक्शन राइटवर्ड लगा तो प्लस लिखे, और मैंने जो फोर्स लगाया वो लेफ्टवर्ड लगाया, इसलिए उसको F लिखे। क्या लिखे? F। और ये दोनों आपस में क्या हो जाने चाहिए? 0, क्योंकि इसको मूव नहीं होने देना है हमको हॉरिजॉन्टली। तो इससे मुझे पता चला कि नॉर्मल रिएक्शन वही है जो मैं फोर्स लगाऊंगा, यानी जो येलो कलर के फिंगर से फोर्स लगाया जा रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन है। तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर 0.4 और नॉर्मल के नाम पर मैं F लिख दिया, जो मैं अप्लाई किया हूँ फिंगर से फोर्स, राइट। तो इस mg को वही रोकने वाला है। तो ऊपर की तरफ फोर्स आया 0.4 इंटू F, और नीचे गिराने के लिए ये कोशिश कर रहा है 20, तो मेरा फ्रिक्शन बचा लेगा उसको इक्वल होके। तो इससे F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 डिवाइडेड बाई 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो आपको कितना न्यूटन लगाना पड़ेगा फोर्स? 50 न्यूटन का फोर्स आप अगर लगाएंगे इस इधर की तरफ दीवार पे, इसको दबाएंगे 50 न्यूटन से, तब ये गिरने से बच पाएगा। तो इसका आंसर हो गया 50 न्यूटन। फ्रिक्शन कितने टाइप का है देखिए, तो एक टाइप होता है फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे एक सरफेस है रफ सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, तो जब तक ये मूव नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस समय जो ये अपोज कर रहा है ना पीछे, अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि नो रिलेटिव स्लिपिंग या मोशन बिटवीन टू सरफेस, ठीक। मतलब ये उसके ऊपर चलना शुरू नहीं किया है।
फिर लिमिटिंग मतलब ये पूरा फुल लगने लगा है, अभी भी चल नहीं रहा है, लिमिटिंग माने अभी भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये पूरा फुल लग गया है जितना लगना है, म्यू इंटू एन लग गया है। और जब चलना शुरू कर देगा उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 3 तरह का फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। एक ग्राफ इसके बाद होता है कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का। तो एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड, मतलब इस ब्लॉक पे मैं कितना फोर्स से खींच रहा हूँ इसको, और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन कितना है। तो ये स्ट्रेट लाइन पहले ऐसा ग्राफ होगा। क्यों ऐसा स्ट्रेट लाइन हो रहा है? क्योंकि मैंने देखा था कि मैं जब अप्लाई करता हूँ 1 तो ये भी अपना वैल्यू कर लेता है 1, तो मेरे जैसा मैं 2 तो ये भी 2 कर लेता है इक्वल, तो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ये कहाँ तक कर पाता है? अपने लिमिटिंग वैल्यू तक। तो जैसे ही फ्रिक्शन अपने लिमिट पे पहुँच जाएगा, ये कहाँ पे अभी इसका वैल्यू आ गया? लिमिटिंग। उसके बाद मैं और अप्लाइड फोर्स को और भी ज़्यादा करूँगा, मैंने एक्स एक्सिस को मैं बढ़ाऊँगा, तो अभी ये वो चलना शुरू कर देता है। तो चलना जब शुरू करता है ना, तो उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है फ्रिक्शन का। क्या हो जाता है? कम क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सरफेस टूट जाता है, चलते समय ब्रेक कर देता है इसको, तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये कम हो जाता है और वो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब फ्रिक्शन अपना वैल्यू बढ़ा नहीं सकता है, जितना लगाना था फुल लगा दिया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अब क्या हो गई? कांस्टेंट। और अब कितना भी आप अप्लाई कीजिए, ये ना तो बढ़ने वाला है ना कम होने वाला है आपके फोर्स को बढ़ाने से। तो ये ग्राफ है अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन के बीच। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स क्या होता है ये अब देखेंगे फ्रिक्शन में। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, 2 फोर्स के रिजल्टेंट को कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन कौन 2 फोर्स के रिजल्टेंट को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे? तो ये रफ सरफेस है, तो उस पर एक एम मास रखा हुआ है। तो ये जो सरफेस है ना, ये टेबल जैसा जो यहाँ सरफेस मैंने बनाया है, जो कि रफ सरफेस है, ये एम मास पे एक नॉर्मल रिएक्शन यही लगाता है ना, ऐसे नॉर्मल लगाता है ये, क्योंकि ये एम मास उसको दबाए हुए है नीचे, तो ये ऊपर उसको नॉर्मल लगा रहा है। और दूसरा है यही रफ सरफेस उसको आगे बढ़ने से भी रोकता है, ऐसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाकर। तो इन एफ और एन को मिलाकर बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने जो ये टेबल जो नीचे रखा हुआ है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाता है? नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों लगाता है। तो इन दोनों के रिजल्टेंट का ही नाम है एफ कॉन्टैक्ट। क्या नाम है इसका? एफ कॉन्टैक्ट। एंगल, ये नॉर्मल, देखिए एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। 2 तरह का एंगल हम पढ़ेंगे, एक का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक कॉन्सेप्ट है ये, और दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज। 2 चीज़ है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है देखते हैं। तो जिस समय ये फ्रिक्शन अपना फुल इंटेंसिटी से लगने लगेगा, फुल अपना वैल्यू यानी लिमिटिंग जब लगने लगेगा, उस वक्त फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों हो गया, और ये रिजल्टेंट हो गया इनका, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन जितना एंगल बनाएगा ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन फ्रिक्शन इज एक्टिंग, व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग, व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग। लिखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन normal reaction and net contact force when limiting friction starts acting। इसका वैल्यू देखिए, कैलकुलेट करते हैं कितना आता होगा ये लैम्डा। तो tan लैम्डा निकालेंगे ना इससे, तो tan लैम्डा निकालेंगे तो पहले ये साइड लिखेंगे, इधर से एंगल निकालते हैं तो पहले ये साइड लिखते हैं किसी इसमें, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख देंगे दिस, और इधर नॉर्मल रिएक्शन लिख देंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नीचे नॉर्मल से नॉर्मल कट जाएगा, तो tan लैम्डा के वैल्यू म्यू आ गया, इसलिए लैम्डा का वैल्यू tan इनवर्स म्यू होता है। यानी किसी का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर दिया है तो उसका tan इनवर्स निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ये एक ऐसे सरफेस ग्राउंड है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेवल है, और इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू।
म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये कुछ एंगल यहाँ बना है। तो इसको हम इंक्लिनेशन को और बढ़ाएंगे ऐसे, तो अभी भी ये स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया, और ज़्यादा इंक्लाइन कर देंगे, अभी भी नहीं किया। अब एक ऐसा समय आएगा जितने इंक्लाइन करने पे ये नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अब फ्रिक्शन जस्ट बैलेंस कर पा रहा है, थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाएंगे तो गिर जाएगा। तो उस समय जितना एंगल बनता है ना हॉरिजॉन्टल से उस इंक्लाइन प्लेन का, इस एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसका क्या डेरिवेशन है, ये ऐसे मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ रिपोज मिल गया इसको, तो ये ब्लॉक क्या जस्ट गिरने लायक हो गया, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगता है, mg sin थीटा, और उल्टा फोर्स क्या लगता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है इसमें, mg cos थीटा के बराबर। ये नॉर्मल रिएक्शन ये सब हम लोग न्यूटन लॉ में जानते हैं। तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर मुझे लिखना है mg cos थीटा। तो अभी ये जस्ट गिरने लायक हो गया है, यानी ये और ये बैलेंस हो चुका है। थोड़ा सा भी ये वाला बढ़ेगा, मैंने एंगल बढ़ाएंगे थोड़ा सा भी तो गिरने लगेगा। तो अगर ये जस्ट गिरने लायक है उस कंडीशन में mg sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी। तो m से m कट गया, g से g कैंसिल कर गया, तो ये cos नीचे ले आएंगे, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, म्यू। तो थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स म्यू। इसका मतलब अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो tan इनवर्स उसका कर देंगे, तो एंगल ऑफ रिपोज भी मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों का ही वैल्यू इसी फार्मूला से आता है, tan इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने से। अभी इसमें लास्ट टाइप क्या है, टू ब्लॉक सिस्टम। एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे एक यहाँ पे ब्लॉक रख दिए हम, ऐसे ही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। नीचे वाला ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, 10 केजी का ये ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक है 5 केजी का, मान लीजिए 5, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ 0.4, म्यू की वैल्यू सरफेस पे 0.4 है, और ऊपर वाले ब्लॉक पे किसी ने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, 15 न्यूटन का फोर्स। तो हमको बताना है कि ये 10 और 5 केजी वाले कितने एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे कि अलग अलग मूव करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, देखिए इस टाइप का एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक जैसे ही आएगा तो फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि इस पूरे को हम मानेंगे कि ये साथ साथ चल रहा है। चलेगा कि नहीं बाद में पता चलेगा। पहले स्टेप 1 में ये मान के चलना है कि साथ साथ चल रहा है। साथ साथ चल रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे खाली 50 है मेरे पास, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं एक सिस्टम लिया तो इन दोनों के बीच लगने वाला फ्रिक्शन इंटरनल हो गया। ये ग्राउंड पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लग रहा है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, क्योंकि मैं पूरे को एक सिस्टम लिया। तो पूरे सिस्टम पे फोर्स के नाम पर सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स है, और पूरे सिस्टम का मास है 10 + 5 15, और इसका एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है तो a मान लेते हैं उसको। तो इससे इसका एक्सेलरेशन मिल गया 50/15, जिसका वैल्यू आ गया 10/3। इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 10/3। अगर ये साथ साथ चलेगा तो 10/3 से चलेगा। अब स्टेप 2 चालू होता है। अब स्टेप 2 में आपको उस बॉडी का ख्याल रखना है जिस पे फोर्स नहीं लगाया गया था। मैंने किस पे फोर्स लगाया था, 5 वाले पे। तो हम 10 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आखिर अगर 10 वाले को अगर जाना है इतने एक्सेलरेशन से 10/3 से, तो कौन ले जाएगा आखिर। 50 न्यूटन तो 5 वाले पे लगा है, ये 10 वाला क्यों जा रहा है आगे। तो 10 वाले पे फ्रिक्शन लगा होगा, ये 5 केजी आगे जा रहा होगा तो इसको भी इंटरलॉकिंग हो गया होगा इन दोनों में, तो इसको भी आगे ले जा रहा होगा खींच के। तो ये जो 10 केजी है ना, उसको आगे फ्रिक्शन ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो F रिक्वायर्ड यहाँ लिख देते हैं, F रिक्वायर्ड। तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास है 10 और ये साथ साथ चलना चाहता है तो 10/3 से चलना चाहिए इसको। 10/3 से साथ साथ चलेगा ये, तो इतना फोर्स तो चाहिए ना इस पर, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो ये 100/3 आया। ये इसको कितना फोर्स की चाहत है, 100/3। अगर फ्रिक्शन 100/3 दे दिया तब ये बोलेगा कि हम साथ चल पाएंगे। लेकिन
थर्ड स्टेप में हम चेक करते हैं कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट कितना है देने का। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है देने की म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू दिया है 0.4 और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लिखते समय सिर्फ 5 को कंसीडर करेंगे। अगर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन लिखना रहता तब 10 भी लेते। अभी तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए ना यहाँ का, तो सिर्फ 5 को कंसीडर करेंगे। तो म्यू इंटू एम जी में 5 इंटू जी 10 हो गया और पॉइंट से ये 10 टाइम्स गया और फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 20। फ्रिक्शन का वैल्यू 20 आया, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट 33.33 ऐसी है। इसका मतलब कि ये ब्लॉक साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि 10 kg अगर 10/3 से चलना चाहता है तो उसको फोर्स कितना चाहिए 33.3, जबकि फ्रिक्शन बोल रहा है कि मैं इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाऊँगी। मतलब अगर यहाँ पे इस लिमिट की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 33 पॉइंट से ज़्यादा या बराबर आ जाता तो ये न्यूमेरिकल यहीं पे सॉल्व हो जाता और मैं आंसर लिख देता कि हाँ दोनों ब्लॉक 10/3 एक्सेलरेशन से साथ साथ चल रहा है, आपस में इन दोनों का घिसाई नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा तो जो लिमिटिंग था वो कम आया, इसको बेचारे को चाहिए था 33.3 साथ चलने के लिए और फ्रिक्शन बोल रहा है कि मैं उतना देने लायक नहीं हूँ। तो अब अगला स्टेप आ जाता है 4। अब ये दोनों मुझे ये अभी तक मुझे ये पता चला कि दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। तो अब हम दोनों का अलग अलग डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। 5 का डायग्राम बनाए तो इस पर आगे की तरफ 50 न्यूटन लगा और फ्रिक्शन तो अब चूँकि स्लिपिंग होने लगा तो फुल लगने लगेगा 20। फ्रिक्शन तो अब एक दूसरे में घिसाई होने लगा ना सरफेस का, तो अब पूरा लगने लगेगा, स्टैटिक थोड़े रहा, अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। तो इस पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान हो गया मेरे लिए। 5 का एक्सेलरेशन 50 - 20, 50 - 20, 50 आगे 20 पीछे और इसका मास 5। तो 50 में से 20 गया कितना 30, 30/5 कितना आ गया 6। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 6, यहाँ कर देते हैं चलिए, इसका एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक आंसर हो गया कंप्लीट हम लोग का। अभी दूसरा ब्लॉक के बारे में अब कहानी चलेगा, किसके बारे में 10 kg वाले के बारे में। तो 10 kg वाले ब्लॉक पे 50 तो लगा नहीं, 10 kg वाले को फ्रिक्शन ही खाली ले जा रहा है ऐसे आगे की तरफ खींच के, और फ्रिक्शन बोल रहा है कि मैं 20 हुई हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लग सकती हूँ। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 20 जो कि फ्रिक्शन ही है और कोई फोर्स है नहीं इस पर, और इसका मास है 10, तो इससे ये कट के और आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी नीचे वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से धीरे धीरे चलेगा और ऊपर वाला 5 kg वाला 6 मीटर स्क्वायर से तेज़ी से चलेगा और इन दोनों में घिसाई होगा।